नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ, उस पे क्वेश्चन और उसके क्या-क्या लिमिटेशन थे, उन सबको डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसी का एप्लीकेशन कि अगर हम थर्ड चार्ज को किसी दो चार्ज के बीच में रखें तो क्या इफेक्ट आएगा, ये दो टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद आपका इस टॉपिक के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने से पहले जो चीज़ें कल हुई थी एक बार आपको उसको मैं रिकॉल करा देता हूँ। अभी हम क्या करते थे, मान लेते हमारे पास अगर दो चार्ज थे Q1 और Q2, ठीक। A1 है, A2 है। इन दोनों पर अगर कोई आपसे पूछे कि दूसरे पे कितना फोर्स आ रहा है, आपको टू पे कितना फोर्स लग रहा है उसको लिखना है। तो टू पे यहाँ कौन फोर्स लगाएगा आप बताओ। टू पर जो ए चार्ज है यही तो इसको रिपेल करेगा, यही लगेगा कि नहीं। ये चीजें हमने पिछले सेशन में देखा था। अगर हमसे कोई पूछे कि दो नंबर पर एफ ऑन टू, टू पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हमारा कितना फोर्स लग रहा है, एफ वेक्टर 2 1। जब हमारा दो फोर्स होता था हम तो एकदम आसानी से बता देते थे। लेकिन जब अगर हमारा दो से ज़्यादा फोर्स हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, अच्छे से देखिएगा। अभी मैं क्या मान लेता हूँ, मान लेता हूँ हमारे पास चार्जेज हैं, कोई भी प्लस माइनस जो भी आपको मानना है, Q1 Q2 Q3, ऐसे हमारे इन नंबर के बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। अब कोई आपसे पूछे कि दो पे कितना फोर्स लग रहा है, आप उसको कैसे बताओगे, बताओ। अगर कोई पूछे कि चार्ज नंबर दो पर, जैसे यहाँ एफ ऑन टू, यहाँ भी अगर आपसे पूछ ले कोई एफ वेक्टर ऑन टू, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, कैसे इसको आप बताओगे, बोलो। जब हमारे पास दो चार्ज था हम तो आसानी से बता देते थे एक दूसरे को। लेकिन जब भी दो से ज़्यादा चार्ज आए, वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखा था, सेम वही कहानी है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो टू पे यहाँ देखो कौन कौन फोर्स लगाएंगे। टू पे तो एक आपका ये वन वाला फोर्स, अभी देखो मैं साइन नहीं दिया रहा हूँ इसलिए रिपल्सन और अट्रैक्शन नहीं डाल रहा हूँ। एक तो ये लगाएगा आपका थ्री वाला, लगाएगा कि नहीं, यही सब फोर्स लगाएंगे। तो टू पे तो एक आपका Q1 लगाएगा। अब जैसा साइन रहेगा, अगर प्लस माइनस रहेगा अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस रहेगा रिपेल करेगा, या माइनस माइनस रहेगा रिपेल करेगा, आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक तो इस पे फोर्स लगा रहा है टू पे 1, और कौन लगा रहा है, अब इसको आप भूल जाओ, अब केवल Q3 Q2 को सोचो। तो टू पे अब कौन फोर्स लगा रहा है, Q3, एफ वेक्टर 2 3। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर दो से अधिक चार्जेज हैं उन पे नेट फोर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो, अगर नंबर ऑफ चार्ज बहुत सारे स्पेस में दिए हों उसको हम कैसे निकालेंगे, वो लिखते हैं। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं है यार, जो हमने पिछली बार किया था, जिस पे पूछे जितने चार्ज दिए हों वो फोर्स निकाल के सबका वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम। इस बात को मत भूलिएगा। चलो अब इसका जनरल टर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3। ऐसे ही हमारे पास मान लेते हैं n नंबर के चार्ज दिए गए हैं, और आपसे टोटल पूछ रहा है कि n नंबर पर एफ नेट, आपको एफ नेट बताना है। किस पे बताना है, रैंडम किसी पे भी पूछे तो मैं जनरल टर्म के लिए लिख रहा हूँ। तो n नंबर वाले चार्ज पे, ये जो चार्ज है हमारा, इस पे टोटल कितना फोर्स आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब आप बताओ इसको कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हर इंडिविजुअल चार्ज उस जिस पे पूछ रहा है उस पे कितना फोर्स लगाएगा, सबका वेक्टर सम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। दो से ज्यादा अरे यार कुछ नहीं है, अगर दो से ज्यादा पूछे तो जिस पे पूछ रहा है जितना है सबको भूल जाने का, एक एक करके सबका नंबर आएगा ना, तो एक एक करके हर का नंबर लाने का और उनका वेक्टर सम कर लेने का। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अब जो हम लिखेंगे,
एन नंबर के लिए लिख रहे हैं, एन पे पहले कौन लगाएगा, सब भूल जाओ, Q2 Qn तक दिए हैं, अभी Q1 और Qn है, तो इस पे कौन लगाएगा, F वेक्टर N1, यही लगाएगा ना, n पर 1 लगा रहा है, प्लस अब सबको भूल जाओ, किसका लिख रहे हो, Q2 के कारण, तो केवल Q2 पे फोकस करो, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, n पर अब 2 लगा रहा है। इसी तरह तीसरा है, तीसरा भी फोर्स, तीसरा, ये सब भूल जाओ, केवल Q3 और Qn सोचो, तो ए लगाएगा आपका N3। ऐसे ही जितने नंबर आप चार्जेस दिए हो सबका वेक्टर सम कर लेना है, तो लास्ट में इसके पहले कौन बचेगा, n के जस्ट पहले n-1, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ एन पर वो हमारा कौन लगाएगा, n-1 वाला फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, फिर इसका डिफिनीशन मैं लिखता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हैं, क्या है, व्हेन एक मिनट कलर चेंज कर दे, नहीं तो आपको लगेगा वही है। देखो बिल्कुल डरिएगा मत, कुछ नहीं यार, फिजिक्स तो इतनी इजी है, चीज़ें सारी आपको दिखती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, और जैसा कि आपको पता है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, रट्टा नहीं, केवल एक बार चीज़ें समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्या यहाँ हमने किया, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स, जो हमने ऊपर किया है उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आप लोग नोट्स पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो खुद का नोट्स नहीं होगा तो आपको इतनी लंबी बुक से कुछ समझ में आने वाला है नहीं, और आप उस समय तक भूल जाओगे, तो अगर नोट्स रहेगा तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, देखो यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ, वेक्टर सम लेना है, वेक्टर सम में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करना है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, जो हमने ऊपर किया है जस्ट उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितने लोग होते हैं ना, उनको जब तक चीज़ें मतलब रिटेन में ये सब ना लिखो तो नहीं समझ पाते, इसलिए मैं सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ। बाकी मैथमेटिकल में तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखो अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाएं तो खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, ये तो मैं जस्ट बुक और जो आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना, चीज़ें हमेशा आपको याद रहेंगी। समझ में आया, पहला क्या था कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस आपके इंटरेक्ट कर रहे हो और आपसे किसी भी चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे, तो आप सारे फोर्स को निकाल के उनका वेक्टर सम ले लेना है, किस पे, जिस चार्ज को इंटरेक्ट कर रहा है। अगला पॉइंट है कि देखो जब हम दो चार्जेस के बीच लिख रहे हैं, जैसे मैं Q1 और Qn के कारण F वेक्टर N1 लिखा, तो मुझे Q2 Q3 इसके बीच कितने चार्जेस थे उससे कोई मतलब नहीं था, हमें जहाँ पे फोकस है केवल उसको देखना है, बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह Q2 के कारण जब लिखे, देखो n पर Q2 कितना लगा रहा था, न कि Q1 Q3 या Qn-1, बीच के देखने ही नहीं है, जिस पे पूछ रहा है वो, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द फोर्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप याद रखना, समझ लेना यार, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाओ। देखो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाले हैं, आपको पता होगा 95% क्वेश्चन आएंगे अफेक्टेड बाय द। और यार अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा मैं कंटेंट लेके आता हूँ। आप इंडिया की जो टॉप कोचिंगें हैं आप जाके देखना, उस लेवल का मैं आपको ये सब नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जब एग्जाम दे के आओगे सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए होंगे, चाहे जेई हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका नीट हो। यकीन ना हो, क्लास 11 का जितना चैप्टर मैंने लिया था उसके बीच में जो भी एग्जाम हुए हैं आप जाके देखना, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। तो अगर यहाँ से फिजिक्स देख रहे हो, ट्रस्ट करके पूरा देखिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। और फिजिक्स में तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं टाइम लेके चीज़ों को एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ और एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। पूरा पेशेंस के साथ देखो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है
तो खुद से ट्राई करना। जो आपके एनसीईआरटी और एससी वर्मा साहब का फेवरेट क्वेश्चन है उनके बुक का, तो ये सब सारे क्वेश्चन मैं एससी वर्मा, आपका एनसीईआरटी, इन सब या इन सब और बीएम शर्मा, इन सब बुकों से मैं क्वेश्चन देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। एक ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी आपको दिया है प्लस क्यू। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि नेट चार्ज बताना है। इसका ए है, इसका ए है, इसका ए है, ये साइड लेंथ ए है। ठीक, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एफ नेट किसी पे भी। अगर इसका मैं नाम दे दूं, चलो वर्टिसेस का नाम दे दे रहा हूँ, ए है आपका बी और ए है आपका सी। यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तीनों वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एफ नेट, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट कहाँ पे? ऑन चार्ज, ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अप्रोच करना आप खुद से नहीं चालू करोगे, दिमाग नहीं काम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोच करना जरूरी है। इस देखो, कुछ भी हो अप्रोच करो, ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, पहले अप्रोच तो करो। इसी तरह क्वेश्चन में पहले अप्रोच करना सीखिए। एक बार अप्रोच किए, क्या होगा, नहीं आएगा, फिर से ट्राई करने का, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप इसके मास्टर हो जाओगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन आए, कहाँ पे पूछ रहा है? सी पर। अब ध्यान से देखो, सी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। सी पे आप बताओ कौन कौन फोर्स लगा रहा है। एक तो ए वर्टिसेस पे प्लस क्यू है, ए लगाएगा, एक बी है, ए लगाएगा। अब देखते हैं कि दोनों फोर्स लगा कैसे रहे हैं। चलो मैं कलर रेड दे देता हूँ। पहले मैं ए और सी के कारण देख रहा हूँ, ये दोनों क्या है? प्लस है, इधर भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, है कि नहीं? इसको ये रिपेल करेगा। कैसे रिपेल किया? सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, याद आया। चलो, इसको कौन, सी पे कौन फोर्स अभी लगाया है? सी पर ए ने फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स है? रिपल्सन फोर्स। और कौन फोर्स लगा रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बी भी सी पे तो लगाएगा, यही तो सुपर पोजिशन थ्योरम था। उसके सराउंडिंग में जितने चार्ज होंगे सब फोर्स लगाएंगे। इसी तरह हम देखो, ये सीधी लाइन आएगी। एक मिनट, इसको प्लस क्यू को थोड़ा नीचे कर दूं तो लाइन एकदम सीधी जाएगी। भावनाओं को समझो। ठीक, हाँ, चलो, ये है हमारा। अब सी पे किसने फोर्स लगाया है? सी पे हमारा बी ने लगाया है। क्या किया है? रिपेल किया है। ये भी यहाँ प्लस चार्ज था। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से देखिए। क्वेश्चन है यार एकदम इजी सा। अब आप बताओ, ये हमारा क्या है? वेक्टर सम है। अगर यहाँ पे एंगल कितना होगा? अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इंडिविजुअल होगा 60 डिग्री। अगर ए 60 है तो ए इसके समबाहु है, तो ए भी हो जाएगा अपना 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। आपको सी पे बी कितना फोर्स लगा रहा है और सी पे ए कितना, उनका वेक्टर सम ले लेना है। ठीक, तो चलो इसको लिखते हैं। अब सी पर बी कितना फोर्स लगा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। फार्मूला याद है ना दो चार्ज का? क्या होता था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के हमारा क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना? उसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो बोलना। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलो अब हम सी के लिए लिखते हैं। ए बी सी पर कितना फोर्स लगाया? के, यहाँ देखो चार्ज, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह सी पर ए ने कितना फोर्स लगाया उसको देखते हैं। अब देखो, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, रिपेल कर रहा है। के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 वही ना, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस आ गया ए स्क्वायर। ये हमारा इंडिविजुअल आ गया। अब इनका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ इसके बीच में आएगा। चलो इसको मैं अलग से बनाता हूँ।
जो हमारा वेक्टर है, अगर मैं इसको देखो दोनों यहाँ इक्वल आए हैं, जो हमारा एफ सी ए है इक्वल टू एफ सी बी, इसको मैं एक अलग नाम एफ दे दूं चलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो ठीक सही है। तो चलो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये है हमारा एफ, ये भी है हमारा एफ। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर ही आएगा, जो एफ नेट होगा। एफ नेट तो हमारा यहीं आएगा, किसकी वैल्यू आई है? एफ नेट की। अब दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद है कि भूल गए? अगर आपने मैथमेटिकल टूल का प्लेलिस्ट नहीं देखा, एक बार जाके देख लीजिए, और खासकर जो बायो वाले हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मैथ वाले हैं वो तो अभी क्लास 12 में फिर से मैथ स्टडी करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं क्लियर रहेगा, आप कैलकुलेशन ये सब कैसे कर पाओगे? एक बार देख लीजिए, 15 लेक्चर ही मैंने बनाया है, उतना मोर देन सफिशियंट है। आप उतना मैथ सीख लोगे, फिजिक्स में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके उसको विजिट करिए। 15 ही लेक्चर है, आप आराम से 2 दिन का समय लीजिए और उसको पूरा खत्म करिए। ठीक, यहाँ पे वेक्टर है, मैंने नहीं लगाना, डायरेक्शन इधर थी। ठीक, अब चलो याद है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर हमारे दो वेक्टर होते थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उनके बीच थीटा एंगल होता था, रिजल्टेंट हम कैसे लिखते थे? अगर इनके बीच रिजल्टेंट जो आर आता था, तो आर इक्वल टू क्या होता था? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था कि नहीं? ये वीडियो वेक्टर वाले चैप्टर में जाके देखो, रिजल्टेंट हम कैसे देते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में है। अब यहाँ पे हम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर हमें एफ नेट चाहिए, एफ नेट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ। एंगल कितना है यहाँ? थीटा की जगह एंगल है हमारा 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी क्या बचेगी? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखो एकदम कैलकुलेशन है, यहाँ से तो आप कर सकते हो, लेकिन पहला क्वेश्चन है मैं कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या आ जाएगा? √3f स्क्वायर। समझ में आया ना? √3f। एफ स्क्वायर का तो जब अंडर रूट देंगे एफ आ जाएगा, √3 का √3 ही आएगा। अब एफ की वैल्यू हमारी कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, एफ नेट इक्वल टू √3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी एंगल देके आपका, कभी हेक्सागन पे रखेगा, कभी रेक्टेंगल पर रखेगा, कभी स्क्वायर पर रखेगा, कहीं भी रखे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। सारे फोर्स का वेक्टर सम ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अब इसको आप खुद से करना। देखो अब पूरा क्वेश्चन ही है, सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगा आपका। यहाँ पे मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझना जरूरी है। यहाँ पे हमारा साइड है ए बी सी और डी। इसकी साइड हमें दी है ए, ये हमारा स्क्वायर है, चारों साइडें बराबर हैं। इनके चारों कोने पर हमारे चार्ज रखे हुए हैं। चार्ज हमारा सेम नेचर का है, प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब इसके सेंटर पर एक हमारा चार्ज क्यू रख दे रहे हैं हम, एक चार्ज अपना क्यू रख रहे हैं। ठीक, कैपिटल क्यू है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों चार्ज के कारण ये जो क्यू है, कैपिटल क्यू, इस पे कितना आएगा सेंटर पर? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द, वीडियो को पॉज करिए और शुरू करिए क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज एट सेंटर। और सेंटर पर कौन सा चार्ज हमारा रखा है? एट सेंटर ड्यू टू क्यू। क्यू पर जो हमारा नेट फोर्स आएगा इस क्यू के कारण, आपको वो वैल्यू बताना है। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप देखते ही इसको तुरंत आंसर कर दोगे बिना एक सेकेंड भी लगाए। आई होप आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, एनालिसिस करिए। कुछ नहीं, हमें दो से ज़्यादा चार्ज हैं, क्या लगेगा? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या बोलता है? एक एक चार्ज को वहां पे डायरेक्शन के साथ रखो कि कौन रिपेल कर रहा है और कौन अट्रैक्ट कर रहा है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
अब मैं चलो ये जो हमारा सेंटर पे है इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। अब मैं सेंटर सी पे क्यू और ए डी के कारण से लिखता हूँ। अगर यहाँ प्लस ए भी प्लस है, ए प्लस प्लस, तो यहाँ क्या करेगा, ए हमारा रिपेल करेगा। जो डी के कारण आएगा वो तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अगर सेंटर पर जो लगा रहा है डी फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्यों, क्योंकि रिपेल करेगा, दोनों सेम नेचर के हैं। इसी तरह ए क्या लगाएगा, ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू, तो ए भी इधर इसको रिपेल करेगा। क्या आएगा, एफ ए। अब चलो सी और सेंटर के कारण देखते हैं। सी और सेंटर के कारण क्या आएगा, यहाँ पे हमारा Q इंटू क्यू है, तो C भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, कौन सा, एफ सी। और ए बी क्या करेगा, बी भी इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट, इसका डायरेक्शन बताओ समझ में आया कि नहीं, कैसे ए इसको रिपेल कर रहे हैं। ए है हमारा एफ बी, प्लस सिमिलर चार्ज सिमिलर नेचर अपोज करेगा, और बैक नेचर क्या करेगा, अगर अपोजिट नेचर है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, हो क्लियर हो गई होंगी। चलो अब इसको मैं बाहर बनाता हूँ, जो चीजें यहाँ पे हुई हैं यहाँ पे बनाते हैं। ये जो सेंटर पर फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, एक मिनट, जो जैसा कलर है वैसा ही रखते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। इधर क्या हमारा लग रहा है, बी ने रिपेल किया सेंटर के कारण। इधर क्या लग रहा है हमारा, एफ डी। और क्या है, इधर हमारा किसने रिपेल किया है, ए ने रिपेल किया है, एफ ए। और इधर हमारा कौन सा ए कलर है, एफ सी। समझ में आया कि नहीं डायरेक्शन सबका। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे मैग्नीट्यूड में बराबर है। अगर एफ ए की वैल्यू मैं रखूं के, यहाँ पे चार्ज कितना है एफ ए पे, यहाँ पे तो ए पे प्लस क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं आर मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा जो सेंटर तक है आर मान लूँ, आर की वैल्यू तो डायगोनल का हाफ कर देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। इसी तरह एफ सी की वैल्यू निकालूं, एफ सी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन सबका क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ बी के कारण एफ सी मरेगा और एफ डी के कारण एफ ए मरेगा, सब मरेंगे यहाँ। देखो जो नेट फोर्स आ रहा था वो तो हमारा जीरो हो गया। अगर आपको मैथमेटिकल में देखना है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको मैथमेटिकल से वेक्टर सम लेके प्रूफ करिए, देखना पूरा नेट जीरो आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक कर देना। इनके बीच एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, जब निकालोगे ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, cos 90 जीरो होता है, सबकी वैल्यू जीरो ही आने वाली है। और आप यहाँ वेक्टर सम से भी देख सकते हो। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर कोई चार्ज हमारा किसी सेंटर के अबाउट सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्री, जो चार्ज का नेचर है वो सेम होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री होगा। ये नहीं कि एक माइनस हो जाए, तो हमारा सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा, वो हमारा जीरो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। और इस चीज को याद रखना जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सिमेट्रिक, अगर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक, देन नेट फोर्स एट सेंटर, देन नेट फोर्स एट सेंटर विल बी जीरो। सेंटर पर हमारा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। कब, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री हो। और सेंटर पर हमारा कोई भी चार्ज रखो, ये नहीं कि प्लस प्लस माइनस, आप कुछ भी रखो, यहाँ मैं आगे लिख दे रहा हूँ, वाट एवर चार्ज यू विल पुट ऑन सेंटर, आप सेंटर पर कोई भी चार्ज रखो, उसके कारण जो नेट होगा वो हमारा क्या आने वाला है, वो हमारा जीरो ही आने वाला है। समझ में आया कि नहीं, ये आप मैथमेटिकल से भी प्रूफ करके देखना। चलो एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल जस्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताओ। एक हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, कमेंट कर, चलो एक का मैं आंसर दे रहा हूँ, एक आपको देना है। यहाँ पे हमारा क्यू सब प्लस है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू,
इस सेंटर पर हमारा है -q। इस सेंटर पर हमारा नेट फोर्स पूछ रहा है कितना आएगा। और एक और है हमारा पिथ बॉल, ठीक। यहाँ पे इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। पिथ बॉल पता है ना, आगे हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली होता है। इस सेंटर पर पूछ रहा है +q के कारण इन दोनों पर कितना नेट फोर्स आएगा, आपको वो बताना है। तो आप देखो ध्यान से कमेंट करके बताना, फिर वीडियो देखना ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियस हो। तो इसके कारण देखो तीनों इसके क्या है, सिमेट्री है, सेम नेचर है। और यहाँ पे देखो सिमेट्री थे, यहाँ सी पे पूछ रहा था, यहाँ पे आपका एफ नेट कहाँ पे पूछ रहा है, सेंटर पर। तो जो हमारा एफ नेट एट सी है, यहाँ सेंटर को सी से नाम दे देते हैं। एफ नेट सी पर हमारा क्या होगा, 0। यहाँ भी एफ नेट हमारा सी पे क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है। आप इसको प्रूफ के साथ भी देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट और जेईई में इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तुरंत इसको आंसर कर दोगे। समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री हो तो सेंटर पर नेट फोर्स 0 आता है, यही कॉन्सेप्ट है। चलो अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए। देखो अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो यार कुछ भी नहीं है, जैसा एकदम जैसे पूछ रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है। कूलॉम्स लॉ है, डायरेक्शन देख के वेक्टर सम लेना है और कुछ करना ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो इसलिए करते हैं कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक। चलो अब इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। 4 चार्जेस +q माइनस क्यू एंड -q are placed respectively at the four corners A, B, C and D of a square of side A. Calculate the force on a charge Q placed at the center of square. वो पुराना ही क्वेश्चन है यार, जो अभी हमने किया। कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ए आपका एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए दी है, चारों साइड ए। और इसका हमें क्या दिया है, ए बी सी डी। और सब पे हमें चार्ज भी दिया है। ए पे हमारा कितना चार्ज है, ए पे है हमारा +q। बी पे हमारा कितना चार्ज है, +q। सी पे हमारा कितना चार्ज है, -q। डी पे हमारा कितना चार्ज है, -q। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर, यहाँ इसके सेंटर पर एक चार्ज q प्लेस्ड कर दिए हैं। ये चार्ज q हमने यहाँ पे प्लेस्ड किया। अब यहाँ सेंटर पर पूछ रहा है नेट फोर्स कितना आएगा, वो आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखो बहुत लोग सीधा 0 कर देंगे, यहाँ सीधा गलत हो जाएगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है ताकि आपसे गलती ना हो। 0 यार कैसे होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री हो, यहाँ सिमेट्री नहीं है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधा आंसर मत कर देना। ब्लाइंडली क्वेश्चन में देखना को दिया क्या है, सेंटर का नाम मैं वो दे देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसका एनालिसिस करना। अब आप ध्यान से बताओ, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले हम ए सेंटर और ए के कारण लेते हैं। तो देखो A+q है, ए भी +q है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कौन, किसने इसको रिपेल किया है, ए ने। तो यहाँ पे मैं FA दे सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल दे सकता हूँ। पहले फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। अब देखो सेंटर और सी के कारण, सेंटर पर +q और सी पे -q। तो ए क्या करेगा, ए अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों फोर्स अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट इसी डायरेक्शन में होंगे, किसके कारण, सी। बताओ पहले ए क्लियर हुआ कि नहीं, ये दोनों क्लियर हो गए ना। अब चलो आगे देखते हैं डी और बी क्या इफेक्ट लगा रहे हैं। तो सेंटर और बी पे देखते हैं, तो सेंटर और बी पे क्या हो रहा है, सेंटर पर और बी पे प्लस प्लस रखे हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। किसने रिपेल किया, किसने किया, बी ने, एफ बी। अब डी पे देखो माइनस है, सेंटर पर प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, डी और सेंटर। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स कैसे लगेगा। डायरेक्शन क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें कूलॉम्स लॉ लगा के अपने को करनी है। अब चलो, अब हमको कूलॉम्स लॉ लगाना है इन सारे पॉइंट के लिए। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए।
तो चलो डिस्टेंस को यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारी r, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है r। ठीक, ऐसे ही चारों, और ये पूरा हमारा क्या है, डायगोनल। अगर ये O है, डायगोनल है, हमें O और B या O या A, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी, यही होगा ना, ए बी बराबर बी सी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सी डी बराबर डी ए इक्वल टू ए दिया था कि नहीं। अब हमें इसके डायगोनल का आधा चाहिए, तो डायगोनल हमारा क्या है, ओ ए इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ। ये चारों बराबर होंगे कि नहीं। अगर ये हम डायगोनल का लेंथ हमें निकालना हो तो एक ट्रेंगल होगा, यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ तक कर दूं तो ए डी सी हमारा एक ट्रेंगल हुआ कि नहीं। अगर ये ए है, ए है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, कितना आएगा, उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हमें डायगोनल में देखो आधा चाहिए, ये तो हम ए सी का लेंथ निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ओ ए। तो ओ ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए सी बाई टू, तो यहाँ हम 2 से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 2a² होगा, यही होगा ना, रूट 2a²। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a√2, और ये 2 को क्या, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। एक रूट से एक √2 गया, ये हमारा क्या निकल के आया, a/√2। जो इनके बीच सेंटर और ए के बीच डिस्टेंस है वो हमारा कितना निकल के आया है, ए ओ। ये हमारा किसका डिस्टेंस निकल के आया है, यहाँ लिख देता हूँ, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ। ये हमारा कितना निकल के आया है, a/√2। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब देखो चारों फोर्सों का मैग्नीट्यूड बराबर है जो यहाँ पे लग रहा है। अभी हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, पहले मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो हमारा जो एफ ए है बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी, चारों पे फोर्स तो बराबर लग रहा है। कितना कितना फोर्स लग रहा है, अगर सब पे हम देखें तो हमारा के की वैल्यू हम 1/4πε डाल रहे हैं। यही होता था ना कूलम्ब्स लॉ। चलो यहाँ पे के, क्यू, अगला चार्ज क्या है सेंटर पर, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर तो यहाँ ओ ए के बीच की दूरी है, चारों के लिए सेम है। तो ये क्या है, आर की वैल्यू हमारा a/√2 का होल स्क्वायर। इसको कर सकता हूँ नहीं, आगे पूरा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, ये √2 का 2 आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। और के की मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, के की वैल्यू 1/4πε0। ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ये हमारा क्या आ गया, इन चारों का मैग्नीट्यूड जो इंडिविजुअल है। अब हमें तो नेट फोर्स चाहिए सेंटर पर, तो हमें क्या लेना है, वेक्टर सम। तो चलो हम वेक्टर सम के लिए करते हैं, कुछ नहीं, जो जैसे फोर्स लग रहा था उसको हम यहाँ पे वैसे बनाते हैं। इधर हमने रेड में दिया था तो यहाँ पे भी हम रेड में बनाते हैं। इधर मैंने किस में दिया था, ब्लू में। ब्लू है पानी। अच्छे से यार, कोई प्रेशर मत लेना, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ नहीं है, आप ये करो, एकदम मैथमेटिक्स है, मजा आएगा। बस डरिए मत, चीजों को करिए आराम से। इधर है हमारा एफ सी और एफ ए। इधर हमारा कौन है, एक तो बी और डी, इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अब इनके बीच एंगल, अब बताओ, अगर यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बन रहा है, सेंटर पर तो 360 बनेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 180 डिग्री, और इधर से 45, इधर से 45, तो 45 प्लस 45, तो इसके बीच एंगल कितना आया है, इसके बीच जो एंगल आया है 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ पे आएगा, इसके बीच में हमारा क्या आने वाला है, रिजल्टेंट, जो हमारी नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, ये हमारी एफ नेट, जो हमसे रिजल्टेंट पूछा है। अब कुछ देर के लिए हम एफ सी और एफ ए का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इसको मैं F1 नाम दे रहा हूं, ताकि हमें वेक्टर सम लेने में आसानी हो। ये तो सेम मैग्नीट्यूड पे हैं, एफ सी और एफ ए को तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ F1 करके। एफ डी प्लस एफ बी, इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ F2। तो चलो यहाँ पे मैं F1 की वैल्यू लिखता हूँ। F1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों सिमिलर वेक्टर हैं, एक ही लाइन पे वेक्टर हैं, तो क्या होंगे, ऐड होंगे, एफ सी प्लस एफ ए। जब इनका ऐड करेंगे दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, यहाँ 2FA कर सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है F1 की 2F है, ये हमारा निकल के आया है 2, यही निकल के आया है ना 2 × 1/4 इसको अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, आगे एक साथ वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह F2 लिखेंगे, F2 हमारा क्या है FD प्लस FB। यहाँ से देखो चारों फोर्सेस बराबर हैं, किसी को भी किसी के टर्म में लिखें तो यहाँ से दोनों को अगर हम FA लिख दें तो ए भी हमारा 2FA आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, एफ नेट इक्वल टू हमारा जो है F1² प्लस F2² प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, इधर आएगा F1² प्लस F2²। यहाँ से देखो F1 और F2 हमारे बराबर हैं, तो यहाँ से हम F नेट इक्वल टू में क्या, F नेट इक्वल टू अगर दोनों बराबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्या निकल के आएगा √2F1। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ए बराबर हमारा F1 बराबर F2 है, चाहे F1 चाहे F2 जिसके बराबर चाहो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, वैल्यू कितनी थी, अगर FA की वैल्यू या हमने रखें 2FA, तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं F नेट की। ध्यान से देखना F नेट हमारा आएगा 1/4πε0 ए तो हमारा था इनटू यहाँ 2FA, और FA की वैल्यू हमारी कितनी है 2Q है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, यही होगा ना 4 इंटू √2QQ डिवाइडेड बाई A², ये होगा हमारा आंसर। और ये हमारा किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, रे हमारा ओ है, ये हमारा नॉर्मल है, हमारा ON की डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी कभी आपसे क्या होगा क्वेश्चन में आंसर भी में डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो किस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है ON लाइन के अलॉन्ग। ये समझ में आया कि नहीं, अरे यार यहाँ FA की वैल्यू 1/4πε इंटू 2QQ/A² था ना, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, वही 4 को तो यहाँ लिखा हूँ, केवल √2 यहाँ एक्स्ट्रा है, जो यहाँ था उसको मैंने डाला है। पहले बताओ ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं, केवल वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का एडिशन का ही इसमें कमाल था। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पे देखो ना एफ का तो एकदम छोटा सा रोल है, बाकी सारा वेक्टर का है, तो आप एक बार जाके वेक्टर के लेक्चर को देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो इसी का एप्लीकेशन है। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, दो चार्ज दे के पूछता है कि हम तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखें कि हमारा जो ये सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसको हम कैसे देखेंगे उसी के बारे में समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जस्ट मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझिए। और एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, बस उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज Q, टू आइडेंटिकल मतलब दो चार, आइडेंटिकल मतलब अलग अलग हैं कि Q इच keep at a distance r from each other, a third charge Q is placed on the line joining the above two charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, सेंट्रल फोर्स है, उस सेंटर के अलोंग लगता है ना, सच डेट ऑल थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो हमसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, हर की वैल्यू कितनी है QQ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितने दूरी पर रखे हुए हैं R। अब आपसे पूछ रहा है कि एक तीसरा चार्ज Q, वो इन दोनों के बीच में हम कहाँ पे रखें कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम में रहना है कोई सिस्टम को, तो जो भी उस पर नेट फोर्स लग रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा 0 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है चार्ज को कहाँ पे रखें। तो चलो एक एक, अब देखो रखने का तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ चार्ज Q को, है कि नहीं, चार्ज Q को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और चार्ज Q को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। भाई बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो।
तीन पोजीशन है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में हम कहाँ पे रखें। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, उसको हम एक एक करके समझते हैं। अब अगर मैं इस क्यू को, अभी आप भूल जाओ कि मैंने सेंटर या यहाँ पे रखा है, ठीक। अभी मैंने क्यू को जस्ट उसके बाहर पे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। अगर ये हमारा प्लस क्यू है, सब ये हमारे प्लस चार्ज हैं, ठीक। एक क्यू को आप प्लस माइनस जो लोगे आंसर सेम ही आएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये चार्ज जो है, अगर इसको मैं 1 दे दूं और इसको नाम 2 दे दूं, तो जो हमारा 1 है एक क्यू पे क्या करेगा, दोनों प्लस प्लस हैं तो इसको रिपेल करेगा। कैसे? F1 से। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह 2 नंबर एक क्यू पे क्या लगाएगा, ए भी इसको रिपेल करेगा। ए भी हमारा क्या है, प्लस प्लस। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये हमारा कंडीशन हुआ। अब आप ध्यान से बताओ, क्या इनका नेट सम जीरो आने वाला है? कभी नहीं। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। दोनों वेक्टर ऐड होंगे तो इनके बीच का क्या कभी इक्विलिब्रियम में सिस्टम आएगा? अगर हम क्यू को यहाँ उठा के रखें, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा जो एफ नेट है, इसके कारण एफ नेट इज नॉट जीरो। जो हमारा एफ नेट है वो हमारा जीरो नहीं है, एफ इज इट नॉट जीरो। सो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा नहीं पॉसिबल है। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। क्यों नहीं है? देखो लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि इसके बीच में आए, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ। और एक बार आप लॉजिक समझ जाओगे कि एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ए नॉट पॉसिबल। अब चलो उठा के हम फिर से इसको बाहर रखते हैं। अभी क्यू को मैंने यहाँ पे रखा है, ये जो रेड कर रहा हूँ। अब आप बताओ इस क्यू पर 2 क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा। कौन करेगा? 2। इसी तरह 1 इसको क्या करेगा, प्लस प्लस है, 1 भी इसको रिपेल करेगा। तो वही कहानी फिर से हो गई। दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं, पैरेलल हैं, कभी भी क्या जीरो होंगे? ये तो ऐड हो जाएगा, समेशन लेंगे तो ए भी हमारा कभी पॉसिबल नहीं है। ए भी हमारा जीरो होने के चांसेस है ही नहीं। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो हमारा ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आएंगे। अब एक कंडीशन बचा तीसरा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो एक क्यू के कारण इस पे क्या लगेगा, 1। और ये अगर सेंटर पे जो क्यू रखा हुआ, कहीं भी रखा हुआ, सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे इसको 1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्यों? सेम नेचर का है। और 2 क्या करेगा, 2 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो दोनों एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ? केवल एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ। आप लॉजिक के साथ इस चीज को समझ लेना। ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से मैं, और देखो कितने लोगों को होगा कि सर आपने क्यू रखा, अगर माइनस क्यू रहेगा तो क्या? अरे यार आप माइनस क्यू रख के चेक करना, सेम यही कंडीशन आएगा। दोनों जगह आप यहाँ माइनस माइनस कर देना, चेक करना, वही कंडीशन आएगा। आप ये वेक्टर सम लगा के देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, चेक करना, ठीक। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन आया, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे लिखते हैं। क्या निकल के आया? अगर हमसे कोई दो चार्ज पूछे सेम नेचर के, ठीक है, चाहे वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट थर्ड चार्ज। एक अगला स्लाइड दे देते हैं, यहाँ जगह कम पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे रखने जाओगी बोलेगा अरे हम तो कभी जीरो होंगे ही नहीं, और अच्छा हुआ हम तो जुट गए। इधर भी बोलेगा जुट गए, लेकिन जैसे ही बीच में रखा है बोल अब हम तुमको काटेंगे। एक ऐसा समय आएगा कि इन दोनों का नेट इफेक्ट इनके कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना अगर वैसे ना याद हो तो। अगर देखो हमसे कोई थर्ड चार्ज है, लेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, लेट थर्ड चार्ज, चाहे वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। आप प्लस के लिए मैंने दिखा दिया, माइनस के लिए आप खुद से चेक करना, वही आएगा। देखो दिमाग आप जब तक नहीं चलाओगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। मानो हमारा प्लस प्लस है या हमारा माइनस माइनस है, सेम चार्ज यही होता है। इनके बीच में अगर हम क्यू रखें, क्यू हमारा चाहे प्लस होगा या माइनस होगा, तो इनके बीच जो चार्जेस हमें रखने होंगे वो हम इनके बीच में ही रखेंगे। अगर सेम नेचर का साइन हो, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम साइन हो, अगर अगर हमारा सेम साइन हो, दोनों चार्जेस का सेम साइन हो, तो थर्ड चार्ज हमारा क्या होगा? इफ सेम नेचर ऑफ चार्जेस, ये लिखते हैं, सेम नेचर हो चार्ज का,
तो जो हमारा थर्ड चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा? ऑलवेज उन दोनों चार्जों के बीच में रखा, वो हमेशा ऑलवेज इनसाइड बोथ चार्ज, इन दोनों चार्जों के अंदर ही रखा जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? और अगर अपोजिट हो तो हम कहाँ पे रखेंगे? अपोजिट हो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सेम का देख लो, अपोजिट का मैं आगे देखे दिखाने वाला हूँ, प्लस और माइनस का देखे। अभी जस्ट या तो प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, जैसे ये प्लस प्लस था, आप माइनस माइनस देके भी चेक करना, वही आएगा। और डिफरेंट नेचर का मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलो, अगर यहाँ पे हमारा नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है, जो फिर से हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉल्यूशंस। ये यहाँ तक अभी कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्या था हमारा? ये था क्यू, ये था हमारा क्यू, इनके बीच एक ये लग रहा था, हमने एक चार्ज उठा के रखा था, जो हमारा बेस्ट पॉसिबल था वो था हमारा क्यू। ठीक, ये हमारा 1 था, इधर हमारा 2 था। अब इसके कारण जो इसको क्या कर रहा था, 1 इसको रिपेल करेगा। और एक मिनट, सेम कलर हो गया, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कौन? F1। इसी तरह F2 भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आया कि नहीं? इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इनके बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ था। यही कंडीशन हमारा पॉसिबल है, बाहर क्यों नहीं वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये हमारा जो Q है इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, इफ Q इज इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारा Q जो है उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट फोर्स हमारा क्या आना चाहिए? नेट फोर्स। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो हमारा जीरो होना चाहिए Q पर। तो अगर ये हमारा जीरो होगा तो मैं यहाँ से F1 इक्वल टू F2 कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी हमें नहीं पता कि हमने Q को कहाँ पे रखा है, तो चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कितने दूरी पर रखा है? x दूरी पर रखा है। अगर ये हमारी x दूरी हुई तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हुई? टोटल r है, x घटा दोगे ये निकल के आएगा r माइनस एक्स। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो हम F1 की वैल्यू रखते हैं, फिर F2 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आएगा? k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू x है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? k Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर होगा? F2। F2 है हमारा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या होगा? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? बिल्कुल यही होगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछता है कि किस चार्ज से कितने दूरी पर रखें को इक्विलिब्रियम में हो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से जब अंडर रूट लेंगे, एक्स इक्वल टू आर माइनस एक्स, एक्स एक्स इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू आर, और x बराबर क्या निकल के आएगा? r बाई टू। अगर हमारे चार्ज इक्वल हो, हमेशा नहीं ये देख लेना, चार्ज इक्वल हो, मानो ये अलग अलग दिया गया प्लस क्यू प्लस 4 क्यू, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हमारा चार्ज सेम है तो मिडल में उसको हम रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डिस्टेंस आपसे पूछे कितने डिस्टेंस पर रखें, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आइए इसके बारे में ट्रिक सीखते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया। जैसे ये हमारा सिमिलर चार्ज था, सिमिलर चार्ज मतलब या तो प्लस प्लस होगा या हमारा माइनस माइनस होगा। ठीक, अगर इनके बीच कोई तीसरा चार्ज रखें और हमारा इक्विलिब्रियम में आए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम कहाँ से रखेंगे? हम मान लेते हैं उसको x दूरी पर रखेंगे। ठीक, अब x हम कहाँ से मेजर करेंगे? अगर इसको मैं 1 दूं, इसको 2 दूं, इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, तो हम किधर से मेजर करेंगे x? तो जो x हमारा होगा उसको हम ऑलवेज मेजर करेंगे। x जो होगा वो हम कहाँ से रखेंगे? पुट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। समझ में आया कि नहीं? x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? स्मॉलर चार्ज से लेंगे। और इसका वैल्यू कितना आएगा? पुट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, जो हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी निकल के आएगी √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 प्लस √Q1 इंटू आर।
जो इनके बीच का डिस्टेंस है, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो अगर आपसे कभी पूछे कि वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पे हम तीसरा चार्ज रखें वो इक्विलिब्रियम में आए, सीधा आपको एक फार्मूला, एक ट्रिक है। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना, ये तो मैं जस्ट सपोज आप जेई या नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तब के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे Q1 हमारा क्या है, Q1 हमारा स्मॉलर चार्ज है। जो स्मॉलर चार्ज हो उसको ऊपर रख देना, और जो दोनों चार्ज का अंडर रूट अलग करके ऐड कर देना, इंटू आर का मल्टीप्लाई करा देना, यही आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। आप इसको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। Q1 यहाँ पे मैं चेक करूँ, देखो x इक्वल टू आर बाई टू ही आएगा। चेक करते हैं, x इक्वल टू रूट क्यू, तो इधर हमारा था रूट क्यू, नीचे हमारा रूट क्यू प्लस रूट क्यू, 2√Q आ जाएगा, यही आएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इंटू आर, ये हमारा निकल के आएगा r/2। देखो जो यहाँ आया था वो सीधा 30 सेकंड में आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर इसके रिलेटेड कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से कर सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि अगर अपोजिट नेचर के रहें तो हम कैसे करेंगे, फिर क्या होगा। क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेंगे फिर उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अभी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा, एक मिनट पेन स्टक हो रही है। हमारा एक चार्ज है +Q और एक चार्ज है हमारा -9Q। देखो यहाँ अलग अलग नेचर के हैं, ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2। अब वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर, वीडियो को पॉज करिए, शुरू कर लग जाइए लगाना, वेयर पुट थर्ड चार्ज, वेयर पुट थर्ड चार्ज Q। ये जरूरी नहीं है प्लस है कि माइनस, आप किसी को भी लोगे आंसर सेम ही आएगा। Q सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा दो चार्ज है +Q और -9Q। आपसे पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज एक हम कैपिटल Q कहाँ पे रखें कि ये हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आई होप आपने ट्राई भी कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसको हम रखें कहाँ। तो चलो समझते हैं, ये हमारा +Q है, ये हमारा है -9Q। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी जो दी है वो है हमारी r। तो चलो अब हमारा तीन पॉसिबिलिटी यहाँ भी है चार्ज रखने का। एक तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बाहर पे, देखो जो रेड कर रहा हूँ। एक ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ बीच में, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। एक जो मैं ब्लू कर रहा हूँ इसके बाहर आउटसाइड यहाँ भी रख सकता हूँ। तीनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तीनों है। अब एक एक चेक करते हैं कि कौन सा हमारा सही है। तो चलो पहले मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ। अभी मैं मान लेता हूँ कि मैं Q को यहाँ पे रखा, Q को मैं क्या लेके चलूँ, चलो प्लस लूँ। आप माइनस भी लोगे ना वही आंसर आएगा, माइनस लोगे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अभी मैंने +Q लिया, जब मैं +Q लूँगा तो यहाँ पे देखो अगर इसको मैं नाम 1 दूँ, इसको नाम 2 दूँ, तो A+Q, तो इसको क्या करेगा सेंटर पर A+Q 1 वाला, इसको रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। कलर चेंज कर देते हैं, इधर हमारा रिपेल करेगा F1। और ए टू हमारा क्या करेगा, A2 माइनस और AQ प्लस है, तो बोले वो अपोजिट, तुरंत अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही अपोजिट दिखा तुरंत अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। सेम था तो नहीं 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 भाई हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तो दूर जाएंगे, खतरा लग रहा है। लेकिन जैसे ही अपोजिट दिखा पास पास आ गए, ठीक। डायरेक्शन देखो, जस्ट जोक स्पॉट, आप क्वेश्चन समझिए अच्छे से, ठीक। ये हुआ हमारा पहली पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, क्या पता इसको ये कैंसिल कर दें। और पॉसिबिलिटी बीच ये देखते हैं सेकंड पे, अगर हम +Q को यहाँ सेंटर पर रखें तो क्या होगा। +Q को मैं यहाँ पे रखूँ, ++1 तो इसको हमेशा रिपेल करेगा F1। और 2 देखो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एक मिनट, इसका मैं यही कलर रखता हूँ जो वहाँ पे रखा हुआ हूँ। F1 तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और F2 और सेंटर को क्या करेगा, प्लस माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा।
जब ये खींचे गए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। आपको देखते ही समझ में आ गया ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा। तो बीच में तो हम रख ही नहीं सकते। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है, हम कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। अब बाहर हमारा दो पोजीशन है, एक तो हमारा लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। चलो अब लेफ्ट साइड पे हम एनालिसिस करते हैं। अब हम मान लेते हैं प्लस क्यू को मैंने यहाँ पे रखा वन वाले की तरफ। अब जब प्लस क्यू को मैं वहां पे रखूंगा तो क्या होगा, फिर देखते हैं। तो इधर तो देखो प्लस प्लस F1 तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F1, और F2 ये प्लस क्यू है -9Q, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F2। इधर भी अपोजिट वेक्टर है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी जीरो हो जाए। अब इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए सबसे बेटर आप ये चीज को देखो, ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इनका नेट इफेक्ट जीरो आना चाहिए। मतलब जितना F2 है उतना F1 भी होना ही पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा। इसी तरह इधर भी F1 F2 के बराबर होना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, अभी अगर मैं इसको D पॉइंट दे दूं, इस सेंटर को देखो D लिख रहा हूं और इसको C, तो पहले हम D पे एनालिसिस करते हैं। डी पे आप देखो F2 की वैल्यू, अगर हम F2 की जो वैल्यू है, F2 की वैल्यू तो हमारा प्लस माइनस ए है 9 × Q/r²। अगर यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारा कम है r, और 1 के लिए हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हमारा r इंक्रीज होगा, अगर 1 के लिए हम लिखेंगे तो डिस्टेंस यही देंगे। अगर हमारा r इंक्रीज होगा तो फोर्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। तो यहाँ के लिए तो F2 तो इंक्रीज करेगा, F2 हमारा F1 से ज़्यादा होगा, उसके कभी भी बराबर नहीं आएगा। उतना इनफ फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कि इसके नेट इफेक्ट को काट पाए। अब देखो ये गरीब है ये अमीर है, वो बोलेगा हम तो तुमको अपने बराबर नहीं आने देंगे, तुम कुछ भी कर लो। तो इसने इसके करीब आने की कोशिश की लेकिन ये आने नहीं दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पे नेट इफेक्ट जीरो आएगा। तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल है इस साइड वाला। अब चलो उस साइड देखते हैं, ये भी दो केस हमारे नॉट पॉसिबल हो गए, मतलब यही सही होगा। अब इसका भी लॉजिक समझते हैं। अब अगर F2 हम यहाँ से लिखें, यहाँ से देखो, इसके लिए R हमारा ये होगा डिस्टेंस, यही होगा ना, ये R1 होगा, यहाँ भी हम नाम दे देते हैं R2, ये R1। और इसके लिए हमारा अगर देखें R2, तो वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा। इस चीज को अच्छे से समझना, आपको सीधा ये सब दिखा के रट्टा मरवा के हटा देते हैं, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको जस्ट समझिए। अब यहाँ पे देखिए वो बोलेगा अच्छा तुम्हारे पास ज़्यादा पावर था, ज़्यादा चार्ज था, तो चलो मैं डिस्टेंस ही कम कर देता हूँ। जब यहाँ पे मैंने 1 के बीच डिस्टेंस कम किया, अब तो F1 बोलेगा अब मैं ज़्यादा हो जाऊँगा, वहाँ तो मैं दूर पे था इसलिए इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था तुम्हारे बराबर। अब तुम भले हमसे ज़्यादा हो लेकिन हमारे कंपेरिजन में तुम बहुत दूर हो। होता है ना कि कोई अब भाई आपका बहुत दूर है तो कितना कंट्रोल करेगा, जो पास में है कंट्रोल तो वही करेगा, जो दूर है वो तो कंट्रोल उतना कर नहीं पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ये बोलेगा तुम तो मेरे एकदम पास आ गए हो, तुम भले ज़्यादा हो, हम तुम्हारे इफेक्ट को जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वैल्यू पॉसिबल हुई, हमारी एक कंडीशन पॉसिबल हुई जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, नॉट पॉसिबल, सॉरी पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं, ये फोर्स वाला कंडीशन समझ में आया कि नहीं। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, F = 1/4πε/1/r²। क्या हो रहा है, F1 कांट अप्लाई इनफ फोर्स यहाँ पे, सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। पहला क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस इज मोर, एंड दूसरा क्या है, क्वांटिटी इज लेस, क्वांटिटी इज लेस, सो इट विल नॉट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो था डी पॉइंट पर, एक तो बेचारा 1 के पास वैसे ही कम क्वांटिटी थी, ऊपर से उसको बहुत ही ज़्यादा दूर रख दिए, तो क्या वो इतना इफेक्ट कर पाएगा कि F2 को कैंसिल कर पाए, कभी नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा होता तो एक बार सोचता, ये तो बोलेगा एक तो हम वैसे कम थे,
अब हमको और इतना दूर कर दिया तो हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ई पोजीशन नहीं पॉसिबल होगी। कौन सा पॉसिबल होगा? ई पॉसिबल होगा। समझ में आए? है, समझ में आ गया होगा। चलो, तो हमारा कौन सा कंडीशन पॉसिबल हुआ? ए हुआ। ए हमारा कैंसिल हुआ, ए भी कैंसिल हुआ। समझ में आया कि नहीं? अपोजिट नेचर का रहेगा तो हम उसको आउटसाइड में ही रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे उसका भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। अगर हमारा मानो दो चार्ज हैं अपोजिट नेचर के, एक प्लस है एक माइनस, ठीक, एक दूसरे से आर दूरी पर जो भी रखे हुए हैं, ठीक, अगर इन पे कोई एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू हम ले आके रख रहे हैं, ठीक, अब इसको हमें ऐसा प्लस क्यू को रखना है जो कैपिटल क्यू है कि हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम क्यू को कहाँ पे रखेंगे? क्यू हमेशा रखा जाएगा आउटसाइड में रखा जाएगा। वहाँ पे इनसाइड था, यहाँ क्यू हमेशा आउटसाइड में होगा। और आउटसाइड में कहाँ पे होगा? नियर टू स्मॉलर चार्ज, उसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो जो छोटा चार्ज है उसी के बगल में ले जाके रख देना। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? नेट इफेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, नेट फोर्स वहाँ पे जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? अगर लॉजिक आप समझ गए होगे, क्वेश्चन एकदम आराम से कर दोगे। चलो, अब जो क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं फिर से। कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? दो चार्ज दिए गए थे, एक था हमारा प्लस क्यू और एक था हमारा -9 क्यू। ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए थे? ये दोनों हमारा आर दूरी पर रखा हुआ था। इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी है? आर। समझ में आया कि नहीं? तीसरा चार्ज जब हमें पोजीशन पता चल गई है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने रखा प्लस क्यू, यही कंडीशन होगा ना। यहाँ से जो ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं दे देता हूँ आर, ठीक, सॉरी एक्स दे देता हूँ। तो ए डिस्टेंस यहाँ से 2 से कितना दूर आएगा? यहाँ नाम भी दे देते हैं 1 और 2। 2 से कितना दूर आएगा? यहाँ से यहाँ तक तो r है और इधर x है, तो ये डिस्टेंस हमारा r प्लस एक्स हो जाएगा। अब चलो फोर्स देखते हैं कैसे लग रहे हैं। 1 क्या करेगा? इसको 1 प्लस प्लस है तो इसको रिपेल करेगा इधर F1, और F2 क्या करेगा? माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। भी इसकी बारे में सारी कहानी हुई है। ये देखो डिस्टेंस में ये भले ज़्यादा था इनका प्रभाव, बोला अच्छा तुम्हारा पास बहुत ही शक्ति है, हम तुमको बहुत दूर रख दे रहे हैं। जब बहुत दूर रख देंगे तो तुम तो यहाँ इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, जिसके कारण F1 बोलेगा हम भले छोटे हैं लेकिन अपने पास रख रहे हैं, दूरी कम है जिससे हम तुमको कैंसिल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना। तो चलो क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्यू विल बी इक्विलिब्रियम। हमारा क्यू कब इक्विलिब्रियम में आएगा? देखो यार, क्वेश्चन को समझिए। वीडियो भले हम समझ रहे हैं 10 मिनट लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट सीख के जाना। एग्जाम में जेई और नीट में हमेशा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और बोर्ड में तो भर भर के इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। और कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए। जैसा कि आपको पता है ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पे रट्टा नहीं मरवाया जाता। आप कॉन्सेप्ट सीखो, एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलो, नेट फोर्स अगर हमारा जीरो है तो F1 इक्वल टू F2 में कर सकता हूँ कि नहीं? विक्टर फॉर्म में है तो F1 की वैल्यू क्या होगी? के क्यू इंटू क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो ये हमारा हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हमारा क्या है? 2 के कारण F2, F2 हमारा क्या आएगा? के क्यू। अब यहाँ पे जब -9 है ना, तो माइनस हमें नहीं रखना है। देखो वैल्यू हमेशा क्वांटम में यहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पर आपको कूलॉम्स लॉ याद होगा, क्या था? मैग्नीट्यूड हम ले रहे थे r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। साइन यहाँ पे मत डालना, और जस्ट डायरेक्शन दिखाता है कि अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है? अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको आंसर निकालना। के क्यू से के क्यू क्यू से हमारा कैंसिल हो गया। हमें क्या वैल्यू चाहिए? r प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 में लिख सकता हूँ कि नहीं? और 9 को 3 का स्क्वायर, जब दोनों तरफ अंडर रूट देंगे तो यहाँ से हमारा r प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे r प्लस एक्स क्रॉस प्रोडक्ट, x में 3 का करेंगे 3x, और ये x से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, यही होगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है? जब इसकी हम वैल्यू देंगे, यहाँ पे एक और लॉजिक है, आप अच्छे से समझना, ठीक। देखो जब इसका हम अंडर रूट देंगे,
जब अंडर रूट देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस में वैल्यू आती है ना, दो वैल्यू निकल के आएगी, आर प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। हमारी ये, अरे अंडर रूट अगर किसी का लोगे तो दो वैल्यू निकल के आती है। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पे रख के चेक करना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, आर प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू थ्री। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे आर प्लस एक्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3x, जब यहाँ से 3x में से x गए 2x, x इक्वल टू हमारा r बाई 2 आएगा। और देखो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, हमने इस साइड को डायरेक्शन को क्या लिया है, इस साइड को हमने पॉजिटिव लिया है और इस साइड को हमने क्या लिया है, निगेटिव। डायरेक्शन इधर जा रहे हैं, इस बात को आप याद रखना, ठीक। चलो अब इसको रखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आर माइनस साइन देते हैं, आर प्लस एक्स बाई एक्स। यहाँ पर हमने प्लस थ्री दिया था, यहाँ माइनस थ्री ले लेता हूँ। तो आर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। ये माइनस थ्री एक्स है, प्लस है, उधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू है x इक्वल टू माइनस आर बाई फोर। अब आप बताइए इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, आप जस्ट सोचिए। अब बताओ, जो हमारा x इक्वल टू माइनस आर बाई फोर आया है, अगर हम x की वैल्यू कहाँ से मेजर कर रहे हैं, x की वैल्यू मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। x की वैल्यू जो है हमारी, वो कहाँ से मेजर हो रही है, यहाँ से मेजर हो रही है। तो इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, प्लस, और इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, माइनस, जो x की वैल्यू है। तो आप बताओ, जब x की वैल्यू हम माइनस आर बाई फोर लेंगे, वो तो इन दोनों चार्ज के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही अंदर आया, क्या वो पोजीशन हमारी पॉसिबल है, आंसर बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये तो इनसाइड आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज इट कम इन इनसाइड। जो हमने डायरेक्शन दिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज करेगा, तो इस बात को याद रहे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर बचा, x इक्वल टू आर बाई टू, जो उसके बाहर रहेगा। समझ में आया कि नहीं, इसको देख के कैसे हमें करना है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलो, जैसे उसमें हमने सिमिलर नेचर वाले को क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक, ऐसे यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स अगर ऐसा आए तो हम कैसे करेंगे। देखो पहले फंडामेंटल सीखो, इसको बार बार मत अप्लाई करना है, तो जस्ट मैं आपको टाइम रिड्यूस करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे दो अपोजिट नेचर के चार्ज रखे गए हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक, इनके बीच कोई एक तीसरा चार्ज, देखो अब इसमें से तो आपको पता नहीं कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक। मान लेते हैं कोई हमारा एक चार्ज Q है। अब Q तो यार दोनों साइड आउटसाइड में ही पॉसिबल है, अंदर तो पॉसिबल है नहीं। या तो यहाँ पे रखो या इसको यहाँ पे रखो। आपसे पूछेगा कि Q को हम कहाँ पे रखें कि हमारा इक्विलिब्रियम में आए, किस दूरी पर। Q हमारा कहाँ पे पुट होगा, Q विल बी पुट, Q हमेशा कहाँ पुट होगा, Q विल बी पुट आउटसाइड एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। क्यों स्मॉलर चार्ज, मैंने यहाँ लॉजिक बताया, अगर स्मॉलर चार्ज नहीं रहेगा तो उसके इफेक्ट को कैंसिल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम छोटू वाले के पास रखेंगे ताकि वो भी मजबूत होकर उसका मुकाबला कर सके, ठीक। समझ में आया कि नहीं, एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज कहाँ पे रखेंगे, आउटसाइड में। और किसके पास रखेंगे, जो हमारा स्मॉलर चार्ज होगा उसके क्लोजेस्ट पे रखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितने दूर पर रखेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी रूट, वही Q1 डिवाइडेड बाई रूट Q2 माइनस रूट Q1। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इनटू इसमें आर का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको हम जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास में रखेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, स्मॉलर चार्ज में। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी r है और आपसे पूछे कि हम कितने दूरी पर रखें
कि हमारा थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसको कैसे निकालोगे? रूट क्यू वन बाई रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन इंटू आर। समझ में आया कि नहीं? अब इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो एक क्वेश्चन था ये आपके लिए होमवर्क है, चेक करके बताना जो आंसर आपने x इक्वल टू आर बाई टू निकाला वो आ रहा है कि नहीं। चलो मैं ही चेक कर देता हूँ। रूट क्यू, यहाँ छोटा वाला क्या है? रूट क्यू है, बड़ा वाला 9 क्यू, साइन मतलब मैग्नीट्यूड देना, 9 क्यू माइनस रूट क्यू इंटू क्या है इनके बीच की डिस्टेंस आर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे रूट क्यू कॉमन ले लेंगे, रूट क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, रूट क्यू यही होगा ना, डिवाइडेड बाई रूट क्यू। यहाँ पे 9, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। रूट क्यू से रूट क्यू गया इंटू आर, यहाँ पे देखो आर 3 में से एक गए 2, ये आ जाएगा आर बाई टू। देखो कितना इजीली, इतना लंबा कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं, सीधा हमने ट्रिक लगाया और आंसर मिल गया। ये हमने x की वैल्यू निकाली है, ये किसके बराबर है? x। तो जो हमारी x की डिस्टेंस थी 30 सेकेंड में हमने इसको निकाल लिया। जब भी जेई या नीट में इस टाइप की क्वेश्चन आए आप इस प्रोसेस को याद रखना, इसको आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम और तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखें, कोई इक्विलिब्रियम में आए, उन सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया है। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप शांति से पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके बोर्ड का एग्जाम हो, जेई हो या नीट हो, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।